से भरा हुआ है। ब्रह्मांड के कोने कोने में इंटेलिजेंट एलियन सभ्यताएं वास करती हैं और हम इंसान इस ब्रह्मांड में इकलौते इंटेलिजेंट प्राणी नहीं हैं। लेकिन ये एलियन सभ्यताएं देखने में कैसी होंगी? क्या हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं? और क्या हो कि वो एलियन सभ्यताएं हमसे ज्यादा बुद्धिमान हों और हमारे लिए खतरनाक हों? दरअसल मूवीज में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एलियंस हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और वे धरती पर अपनी हुकूमत जताने आ जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे किसी पड़ोसी तारे के ग्रह पर इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता वास करती हो और वो पृथ्वी पर आकर तबाही मचाने लगे? और क्या सच में अगर कोई इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता हमारे पड़ोसी तारामंडल में मौजूद भी है तो क्या वे कभी धरती पर आ पाएंगे? अगर हम पहले सवाल की बात करें तो ये तो जाहिर है कि हमारे एलियन मेहमान कोई मिल गया मूवी के जादू की तरह दोस्ती के इरादे से तो आएंगे नहीं, क्योंकि जो इंटेलिजेंट होता है वो कम बुद्धिमान लोगों या जीवों पर राज करता है। अगर हम अपनी ही बात करें तो साक्ष्य हमारे सामने ही है। हम जानवरों के साथ कैसा सलूक करते हैं? हमने जानवरों के घरों यानी जंगलों को काटकर वहां भी अपनी हुकूमत कायम कर ली। जानवरों को हमने अपने मनोरंजन के लिए चिड़ियाघरों और पिंजरों में कैद कर लिया। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर इंसानों के अलावा किसी और जीव को मदर नेचर का आनंद उठाने की आजादी है ही नहीं। अब जरा आप खुद ही सोचकर देखिए कि अगर कोई ऐसा प्राणी आ जाए जो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर हो तो वो हमारे साथ क्या सलूक करेगा? जाहिर है कि वो प्राणी भी हमारे साथ वही सलूक करेंगे जो हम जानवरों के साथ करते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि चलो ठीक है कि अगर कोई एलियन सभ्यता पृथ्वी पर आ गई तो वो हमारे साथ क्या करेगी? लेकिन सवाल तो ये है कि कोई एलियन सभ्यता पृथ्वी पर आएगी ही क्यों? और इसका सीधा सा जवाब है रिसोर्सेज। जिस तरह से हम इंसान पृथ्वी से ऊर्जा और अन्य रिसोर्सेज का खनन कर रहे हैं और ये स्रोत हमारे लिए कम होते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि जब पृथ्वी के रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पर होंगे तब हम भी नए रिसोर्सेज की तलाश में ऐसे ग्रहों की तलाश करेंगे जिन पर भरपूर ऊर्जा के स्रोत छुपे हों और उस ग्रह पर परिस्थिति हमारे रहने के अनुकूल हो। जब पृथ्वी के रिसोर्सेज खत्म होंगे तो जाहिर तौर पर हमें पृथ्वी जैसे किसी अन्य ग्रह पर जाना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। और अगर बाई चांस हमें ऐसा कोई ग्रह मिल भी जाता है जहां की परिस्थितियां पृथ्वी की ही तरह हों और वहां ऊर्जा के भंडार हों, तो भले ही उस ग्रह पर पहले से कोई एलियन सभ्यता वास क्यों ना कर रही हो, हम फिर भी उनसे युद्ध लड़कर उस ग्रह को हथियाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के हमारी सभ्यता तो वैसे भी विलुप्ति की कगार पर होगी। तो अपने आप को बचाने के लिए अगर हमें युद्ध भी लड़ना पड़ जाए तो वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपने हॉलीवुड की अवतार मूवी को देखा है तो आपने देखा होगा कि कैसे हम इंसान रिसोर्सेज को पाने के चक्कर में उस ग्रह को तबाह कर देते हैं। हालांकि वो तो सिर्फ एक मूवी ही है, लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी ही होगी, क्योंकि इतना सारा खर्चा करने के बाद हम दूसरे ग्रहों पर जाएं तो हम वहां के लोगों से हाय बोलकर तो आएंगे नहीं। अगर हमारी ये सोच हो सकती है तो परग्रहियों की क्यों नहीं? अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन कम रिसोर्सेज की वजह से विलुप्ति की कगार पर होगी और अगर उन्हें पृथ्वी के बारे में पता चलता है तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहेंगे? और जो सभ्यता अपने प्लैनेट से चलकर हमारे प्लैनेट तक पहुंच सकती है तो जाहिर है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे तो ज्यादा ही एडवांस होगी और उनके लिए हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ बच्चों के खिलौनों के समान होगी, क्योंकि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक कई प्रकाश वर्षों का सफर तय करके वही सभ्यता आ सकती है जिसकी टेक्नोलॉजी बेहद एडवांस हो। जब वैज्ञानिक एलियंस के लिए पृथ्वी से सिग्नल भेज रहे थे तब महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स ने इस चीज का विरोध किया था कि हमें एलियंस के लिए सिग्नल नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि हमारे सिग्नल अगर ऐसी सभ्यता ने रिसीव कर लिए जो तकनीकी तौर पर इतने एडवांस हों कि वो गैलेक्सी में कहीं भी बहुत तेज रफ्तार से आ जा सकें तो वो हम पर आक्रमण भी कर सकते हैं। ये तो वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। खैर अब सवाल ये आता है कि इस बात की संभावना कितनी है कि कोई एलियन सभ्यता पृथ्वी पर आ पाए और क्या हम कभी परग्रहियों से मिल पाएंगे? जानने के लिए इस जो कि अरबों तारों का घर है और इन्हीं में से एक छोटे से हिस्से में हमारा तारा है जिसे हम सूर्य कहते हैं। हमारा सूर्य भी अन्य अरबों तारों की तरह ही इस गैलेक्सी में भ्रमण कर रहा है और हमारे इस सूर्य का चक्कर लगा रहा है एक छोटा सा प्लैनेट जिस पर हम रहते हैं, जो हमारा घर है पृथ्वी। मिल्की वे गैलेक्सी में अन्य तारामंडलों में भी ऐसे ही असंख्य ग्रह हैं जो अपने अपने तारों का चक्कर काट रहे हैं।
ये बात सच है कि हमारे तारामंडल में हमारा ग्रह खास है, लेकिन ये भी सच है कि मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा ग्रह इकलौता खास ग्रह भी नहीं है। मिल्की वे गैलेक्सी में असंख्य ग्रह अपने अपने तारों का चक्कर काट रहे हैं और इस ब्रह्मांड में सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी ही इकलौती गैलेक्सी नहीं है। ब्रह्मांड अरबों खरबों आकाश गंगाओं से भरा पड़ा है, जिनमें असंख्य आकाश गंगाएं तो हमारी मिल्की वे से भी बड़ी हैं। और अरबों खरबों आकाश गंगाओं के झुंड में एक छोटी सी जगह में हमारी आकाश गंगा मिल्की वे भ्रमण कर रही है। अब जरा सोचकर देखिए कि इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व क्या है। अगर हम ब्रह्मांड के संदर्भ में बात करें तो हमारा सूर्य ब्रह्मांड में महज रेत के एक छोटे से कण के समान है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी दूरियों को माइल या किलोमीटर में मापना संभव ही नहीं है। इस दूरी को तो प्रकाश वर्षों में मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जिसे प्रकाश एक साल में पार करता है और प्रकाश की स्पीड है 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस रफ्तार से प्रकाश एक साल में जो दूरी तय करता है वो होती है 1 प्रकाश वर्ष। अब जरा मतलब पृथ्वी पर आज वो प्रकाश पहुंच रहा है जब पृथ्वी का जन्म भी नहीं हुआ था। उससे पहले ही वो प्रकाश वहां से निकल चुका था और उस प्रकाश को हम तक पहुंचने में अरबों सालों का वक्त लग गया। और इतने लंबे समय में हमारा सौरमंडल भी बन गया, पृथ्वी भी बन गई और पृथ्वी पर अरबों साल पुराने प्रकाश को देखने वाले हम इंसान भी बन गए। अब इतने बड़े ब्रह्मांड में इस बात के कितने चांसेज हैं कि हम इकलौते ही ऐसे हैं जो खास हैं। लॉजिकली देखा जाए तो लगता नहीं कि हमारी पृथ्वी ही इकलौती ऐसी है जो जीवन को धारण कर सकती है, बल्कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रह ऐसे होंगे जो जीवन को धारण करने योग्य होंगे। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब हम एलियंस के साथ संपर्क बना पाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि परग्रही जीव देखने में आखिर कैसे होंगे और क्या हो अगर हम परग्रहियों से पहले ही मिल चुके हों। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी एलियंस के साथ मुठभेड़ हो चुकी है, तो कुछ लोग मानते हैं कि पास्ट में एलियंस पृथ्वी पर आया करते थे। हालांकि ये सभी बातें किसी फैंटेसी से कम नहीं लगती और खुद एलियन शब्द भी हमारे लिए फैंटेसी ही है जब तक कि हम परग्रहियों से मिल न लें। वैज्ञानिक एलियंस की खोज में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पृथ्वी पर एलियन हंटिंग की अगर कोई सबसे बड़ी साइट है तो वो है सेटी, यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। सेटी में इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग काम कर रहे हैं और सेटी के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में होने वाली हर एक छोटी से छोटी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सेटी इंस्टीट्यूट में लगे बड़े बड़े एंटीना यूनिवर्स में घूम रहे रेडियो सिग्नल्स की खोज कर रहे हैं जो किसी परग्रही सभ्यता द्वारा छोड़े गए होंगे। दरअसल वैज्ञानिक मानते हैं कि रेडियो सिग्नल कम्युनिकेशन का एक पावरफुल सोर्स है। दरअसल रेडियो सिग्नल एनर्जी वेव्स होती हैं जो हर एक डायरेक्शन में रेडिएट होती हैं। जैसे रेडियो सिग्नल रेडिएट होकर हमारे घरों में रेडियो और टीवी सेट्स तक पहुंचते हैं, तो इस प्रोसेस में कुछ रेडियो सिग्नल स्पेस में भी चले जाते हैं। आज भी यूनिवर्स में वो सारे रेडियो सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं जो सालों पहले पृथ्वी पर ब्रॉडकास्ट हुए थे और आज भी ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। जब पहली बार टीवी पर कोई टीवी प्रोग्राम टेलीकास्ट किया गया था, उसके रेडियो सिग्नल आज भी स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। जब पहली बार इंसानों ने चांद पर कदम रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा बोली गई सारी बातें कहीं न कहीं स्पेस में रेडियो सिग्नल्स के द्वारा आज भी ट्रेवल कर रही हैं। जब इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप को उठाया था, उस मैच का प्रसारण भी रेडियो सिग्नल्स के रूप में स्पेस में कहीं पर अभी भी ट्रेवल कर रहा है। कहने का मतलब पृथ्वी पर अभी तक जितने भी रेडियो सिग्नल रेडिएट किए गए हैं, वो सभी आज भी यूनिवर्स में कहीं न कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और हमेशा ट्रेवल करते हुए उसी तारामंडल में पहुंच जाते हैं जहां पर एलियंस ने स्पेस से आने वाले सिग्नल्स को पकड़ने के लिए बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप लगा रखे हैं। अब जाहिर है कि हमारे रेडियो सिग्नल्स जब तक एलियंस के पास पहुंचेंगे तब तक वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके होंगे, लेकिन उन वीक रेडियो सिग्नल्स को भी वो एलियन सिविलाइजेशन एम्पलीफाई करके उनमें छुपी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि मान लो कि साल 2011 में टीम इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, तो उसका जो फाइनल मैच रेडियो सिग्नल्स के द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया गया था, तो वो रेडियो सिग्नल्स जब उन परग्रहियों के पास पहुंचेंगे तो वो उन वीक रेडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके उसी क्रिकेट मैच को अपने यहाँ पर टेलीकास्ट कर पाएंगे।
हालांकि स्पेस में मौजूद नॉइज की वजह से उस मैच की बहुत सी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो चुकी होगी। ये साइंस फिक्शनल जरूर लगता है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे वैज्ञानिक सैटी में लगे बड़े बड़े एंटीनाओं की मदद से अंतरिक्ष से आने वाले वीक से वीक सिग्नल्स को भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरी परग्रही सभ्यता रेडियो सिग्नल्स को इस्तेमाल करती है तो उनके रेडियो सिग्नल भी स्पेस में रेडिएट जरूर हुए होंगे और कभी न कभी वो सिग्नल्स ट्रेवल करके हम तक जरूर पहुंचेंगे। बस हमें उसी का इंतजार है, लेकिन कब तक? क्योंकि अभी तक तो वैज्ञानिकों को ऐसे कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुए जो ये साबित कर सकें कि वो सिग्नल आर्टिफिशियली क्रिएटेड हो सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने कई बार अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट किया है, जैसे कि फास्ट रेडियो बर्स्ट इत्यादि, लेकिन कहीं न कहीं वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वो सिग्नल्स आर्टिफिशियली क्रिएटेड नहीं हो सकते, बल्कि वो किसी नेचुरल सोर्स से पैदा हुए होंगे। और वाव सिग्नल के बारे में भी वैज्ञानिकों का ऐसा ही कुछ मत है। हालांकि अभी तक हमें एलियंस के कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं हुए, तो इसके भी कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा कारण तो स्पीड लिमिट ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे तेज लाइट ही ट्रेवल कर सकती है और उसी रफ्तार से रेडियो सिग्नल भी ट्रेवल करते हैं। अब हो सकता है कि जिस तरह से हमने कुछ ही दशक पहले से ही रेडियो सिग्नल्स पर कमांड हासिल की है, तो ये भी तो हो सकता है कि हमारे नजदीकी तारामंडलों में मौजूद बुद्धिमान सभ्यता ने भी हमारे साथ ही रेडियो सिग्नल्स का ज्ञान प्राप्त किया हो। तो वो हमसे इतने दूर हैं कि उनके सिग्नल अभी तक हम तक नहीं पहुंच पाए। ये भी हो सकता है कि उन सिविलाइजेशंस को अभी तक ये ही नहीं पता हो कि रेडियो सिग्नल्स आखिर होते क्या हैं और वो अभी वैज्ञानिक तौर पर धीरे धीरे विकसित हो रहे हों। या फिर ये भी संभव है कि कोई सिविलाइजेशन हमसे हजारों साल पहले से ही रेडियो सिग्नल्स को इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन वो हमसे इतने दूर हैं कि उनके द्वारा रेडिएट किए गए रेडियो सिग्नल्स अभी तक हम तक पहुंचे ही नहीं। अगर वो सभ्यता गैलेक्सी के दूसरे छोर पर मौजूद होगी तो भी उसके द्वारा रेडिएट हुए सिग्नल्स को हम तक पहुंचने में 1,00,000 सालों का वक्त लगेगा। और अगर मानकर चलें कि गैलेक्सी के दूसरे छोर पर मौजूद सभ्यता 1,00,000 साल पहले से ही रेडियो सिग्नल्स इस्तेमाल कर रही है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ ही सालों में हम उनके सिग्नल्स को डिटेक्ट कर पाएं और उन्हें डिकोड भी कर पाएं। एक संभावना ये भी हो सकती है कि दूसरी एलियन सभ्यताओं के सिग्नल हम तक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कई 100 प्रकाश वर्ष से वो सिग्नल हम तक ट्रेवल होकर आ रहे हैं, तो वो बहुत ही वीक हो गए हों। इतने वीक कि हमारी सैटी में लगे बेहद सेंसिटिव एंटीना भी उन सिग्नल्स को नहीं पकड़ पा रहे हों। एक संभावना ये भी हो सकती है कि परग्रही बुद्धिमान सभ्यता हमारी तरह कम्युनिकेशन के लिए रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल ही नहीं करती हो, बल्कि वो किसी और तकनीक की मदद से कम्युनिकेट करते हों और उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डिकोड करने के लिए हमारे पास कोई यंत्र ही ना हो। खैर, संभावना कुछ भी हो सकती है, लेकिन सैटी के वैज्ञानिक हर पल हमारे एलियन मेहमानों द्वारा भेजे गए सिग्नल्स का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कभी न कभी तो उन्हें दूसरी दुनिया के प्राणियों के सिग्नल मिलेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब हम तक उनका सिग्नल आने में ही इतना समय लग रहा है, तो खुद एलियंस को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा? खैर, ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है, क्योंकि इस सवाल के जवाब की भी कई संभावनाएं बनती हैं। जैसे कि आने को तो एलियंस पृथ्वी पर कल ही आ जाएं, या उनको आने में हजारों सालों का वक्त लगे, या फिर वो कभी ना आए। इस बात को हमें अपने आप से ही समझना होगा। जैसे कि मान लो कि हमारे सबसे करीबी तारे अल्फा सेंटोरी के प्लानेट पर हमें पहुंचना है। अब देखा जाए तो अल्फा सेंटोरी हमसे 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। अब सुनने में हमें 4 प्रकाश वर्ष की दूरी बहुत ही कम लगे, लेकिन ये दूरी इतनी है कि हम अपने आज के सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट से वहां जाने का प्रयास करें तो भी हमें वहां पहुंचने में 40 से 50 हजार साल लग जाएंगे। अब जरा सोचकर देखिए कि मंगल ग्रह हमसे सिर्फ 14 प्रकाश मिनट की दूरी पर मौजूद है। मतलब अगर हम प्रकाश की रफ्तार से चलें तो मंगल ग्रह तक हमें पहुंचने में महज 14 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर हम प्रकाश द्वारा ट्रेवल की गई 14 मिनट की इस डिस्टेंस को ही हमारी फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी से ट्रेवल करें तो हमें उसी डिस्टेंस को कवर करने में 6 से 9 महीने का वक्त लग जाता है। मतलब पृथ्वी से मंगल तक की 14 प्रकाश मिनट की दूरी को ट्रेवल करने में हमें 6 से 9 महीनों का वक्त लगता है। तो हम तो बात कर रहे थे अल्फा सेंटोरी की, वहां पहुंचने में हमें 40 से 50 हजार सालों का वक्त लगेगा। ये तो केवल अंदाजा ही है, इससे ज्यादा समय भी लग सकता है। अब आप खुद ही बताइए कि हम इंसानों की उम्र 60 से 70 साल पर ही खत्म हो जाती है,
तो हम 50,000 सालों तक कैसे सफर कर पाएंगे। अब मानकर चलें कि हमने ऐसी स्पेसशिप बना भी ली कि उसमें हमें सारी सुविधाएं मिलें, जैसे कि उसी स्पेसशिप में हम फसलें भी उगा सकें, उसका वातावरण हमारे अनुकूल हो, उसमें इतना फ्यूल भी हो कि वो 50,000 सालों तक स्पेसशिप को चला पाए। तो भी क्या कोई इंसान अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा, जबकि उसे पता हो कि ये ट्रिप नो रिटर्न होने वाली है और उसका जीवन उसी स्पेसशिप में खत्म हो जाएगा। अब एक बार के लिए मान भी लें कि कुछ कपल्स अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो भी जाएं और उनका लक्ष्य केवल एक ही हो कि नई पीढ़ी को जन्म देना है और वो नई पीढ़ी दूसरी नई पीढ़ी को जन्म देगी। इस तरह से पृथ्वी से उनका सफर शुरू होता है। इस तरह से अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में स्पेसशिप में इंसानों की हजारों पीढ़ियां जन्म लेंगी और हजारों खत्म हो जाएंगी। तब जाके उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों की कई हजारवीं पीढ़ी जाकर वहां पहुंच पाएगी। अब जरा सोचकर देखिए कि इतने समय में स्पेसशिप में हर नई पीढ़ी के साथ जनसंख्या की वृद्धि होती जाएगी, जिससे स्पेसशिप में रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे और एक समय आएगा कि वो रिसोर्सेज के चक्कर में एक दूसरे को ही मार गिराएंगे। बिल्कुल